जो जो हो गया उसके अकॉर्डिंग आएगा फिर। हाँ एटम हो गया था। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स आपको हो गया होगा अगर उसने वाईडीएससी करा दिया ना। देखो डिफ्रैक्शन से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, अगर वाईडीएससी करा दिया उसने तो फिर वो समझो वेव ऑप्टिक 99% हो गया, 1% डिफ्रैक्शन से फॉर्मूला बेस है। और नहीं नहीं तुम सिलेबस बताओ ना, तुम सिलेबस बताओ, छोड़ो जान दो। हाँ रे ऑप्टिक्स सबसे बड़ा वेटेज है रे। चौथा कौन सा? तो एटम हो गया, वेव हो गया, रे, उसके बाद अब फर्स्ट बुक पूरी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आधा बाकी है ना यहाँ पे। पीएन जंक्शन बाकी है पूरा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। एक क्लास लगेगा, तो कल मुझे याद दिलाना, कल अगर देखते हैं। अब शेड्यूल बनाना, बताना कब आओगी, अवेलेबल होगी कब। हाँ सुबह सारा फंक्शन निपट जाएगा, शाम की रख लेते हैं क्लास। दोपहर को होता है तो आओ सर, यहीं बैठो। आओ तुम भी फिजिक्स पढ़ लो 12th क्लास की, मन मुक्त हो जाओ तुम। विकास सर बुलाए थे क्या तुमको? नहीं मैं बुलाया था। नहीं सर ने बुलाया था। सर ने बुलाया था ना? सर ने बोला कि आओगे। हाँ हाँ कोई नहीं, तो विकास सर को बोल दो अगर कुछ काम नहीं तो फिर मैं साइंस। तो एक बार कॉमन तुम भी बता देना भाई, सभी लोग आओ, मतलब अब एक भी क्लास जैसे। सर कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। देखो ये नहीं आ पाएगा अब एक भी। शादी होगी। एक एक बच्चों को मिस करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो तुम ऑनलाइन पढ़ो मेरे से। सर अगले हफ्ते तो फिर पूरा शादी में निकल जाएगा। तुम ऑनलाइन पढ़ो मेरे से सेमीकंडक्टर। नहीं कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। मानसरोवर में एक बच्ची थी हाँ अभी पिछले साल 12th पास हुई है, इस साल शादी है उसकी। अरे ये भी सही है, मैंने पूछा लड़का क्या करता है, वो भी पढ़ रहे हैं, हमने कहा भाई ये भी ठीक है। तो ठीक है ना। अच्छा एक मैंने एक तुम लोगों को फोटो भेजा था, मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था तो मेरे को एक एनालिसिस वीडियो था, बड़ा अच्छा लगा। तो चैप्टर 9 ऑप्टिक्स है ना, तो चैप्टर 9 आपके 13 मार्क्स का, इस बार का जो सैम्पल पेपर है ना उसका एनालिसिस था, है ना, किसी ने एनालिसिस करके भेजा था तो मैं देख रहा था। चैप्टर 4 आपका 11 मार्क्स का है, कौन सा है? मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 11 कौन सा चैप्टर भाई? हाँ ये दोनों मिलकर 19 नंबर के आसपास होता है, इस बार सैम्पल पेपर के साथ 20 नंबर का आ गया है। ये सैम्पल, अरे देख लो कोई नहीं, सैम्पल पेपर जो इस बार हुआ है ना उसकी का एनालिसिस है नहीं, एटम 7 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का आएगा। डुअल नेचर 7 नंबर का आ गया, तो 3 क्लास में खत्म कर दिया था मैंने। चैप्टर 7 बताना, वो होगा ACDC, है ना। ऐसा ये इस साल का जो एनालिसिस था उसमें से किसी ने वीडियो बनाया तो मैं देख रहा था। तो ये तो समझ आ रहा है कि रे, ऑप्टिक्स और वेव, आपको ये मॉड्यूल अगर अच्छे से कर लो तो 20 नंबर आपको हो जाएगा, 18 से 20 नंबर। अरे 52 मार्क्स है यार बड़े अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 70 में से 52, अगर 30 नंबर स्कूल से मिल गया तो 100 में से 82 हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा मार्क्स, ये अच्छे मार्क्स है, खराब मार्क्स नहीं है। तो इसमें ना चैप्टर 1 2 3 तो है, चलो करंट वाला है, 1 और 2 नहीं है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, चैप्टर 1 जो है वो आता है 4 नंबर का, और चैप्टर 2 भी आता है 4 नंबर का, ऑन एवरेज बताऊँ मैं। तो ये कौन सा था, ये कौन सा है? 7 ACDC है। हाँ तो ACDC करंट, ठीक है, ACDC अल्टरनेटिंग करंट है। और चैप्टर 3 तो आपका वो हो गया, करंट हो गया, किरचॉफ वाला सर्किट आता है इससे, एक सर्किट आता है इससे। 14 डुअल नेचर वाला चैप्टर, नहीं सेमी कंडक्टर है। हाँ सेमी कंडक्टर है। 11 आपका डुअल नेचर, इतने मार्क्स का कैसे आ गया भाई? 7 नंबर का वेटेज, डुअल में बहुत छोटा चैप्टर है, 2 क्लास में खत्म हुआ है इस बार। नहीं नहीं बहुत कुछ कट गया, डुअल नेचर में तो केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। हाँ ये 16 अक्टूबर को क्लास लिया, 18 अक्टूबर 2 क्लास में खत्म हो गया ये। इतना, ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें टॉपिक ही नहीं है, 7-8 टॉपिक है बस। कोई बात नहीं, अब मैंने कहाँ रख दिया ऑप्टिक्स वाला, अभी निकाला था।
हाँ ये रहा, चलो कोई बात नहीं। तो अभी तुम इतना फोकस करो, सारा देखो हो नहीं पाएगा तो 6 तारीख तक कहाँ पढ़ पाओगे तुम। तो जो हो गया हाँ करा लेने दो, जितना हो गया है उस चैप्टर पे फोकस करो, ठीक है। और इतना करो कि इस बार पासिंग वाला पहले अचीव कर लो, 30 नंबर तो अचीव कर लो, 30 नंबर का मिनिमम अचीवमेंट कर लो, फिर पेपर 2 में देखना जो भी अचीवमेंट तुम्हारा होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि स्थिति ऐसी है ना। अब मैं यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार लगाऊं तो फिर अलग बात है, नहीं 70 में 70 लाएंगे 7 तारीख 6 तारीख को, 6 को ही है ना, तो वो तो हो जाएगा फेक दिलासा, है ना। हाउ द जोश आई कैन। तो ये 2 डेरिवेशन तो पक्का कर लो। अगर ये चैप्टर में वेव आ रहा है ना, तो ये देखो इसके पेपर में आ गया था तो आएगा ही, ठीक है। और ये दोनों आना चाहिए आपको, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आना चाहिए। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपने ट्राई किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 7, नेक्स्ट पेज पे ही है, इसके आगे जाओ। हाँ ये बनाने को सीख लेना, कुछ है नहीं वैसे। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर, टॉपिक नंबर 7। इसमें पहला देखो, मैंने पहले बताया, वैसे रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है, आज मैंने शेयर किया था। ये आपकी मान लीजिए प्रिज्म है, ये आपकी इंसिडेंट रे, यहाँ से भी इंसिडेंट रे 2 चाहिए, इसके परपेंडिकुलर आपका बना वेव फ्रंट 1, वेव फ्रंट 1। अब यहाँ पर इसको अगर मान लो, अब टाइमर ऑन कर दो, यहाँ से जैसे टक्कर हुआ टाइमर ऑन, सर टी टाइम 2 सेकंड के लिए टाइमर ऑन, इन दोनों लाइट के लिए। तो जब लाइट बन जाएगी तो उसको बहुत ही थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन मिला, बहुत थोड़ा सा, तो मान लो यहाँ तक पहुंची, बट इसको जो है यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ए से लेके, और इसकी स्पीड भी स्लो हुई। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है पी क्यू, जितना डिस्टेंस ट्रेवल की उससे कम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, उससे कम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। और किसी को इसको रेडियस मान लो, इसी को रेडियस मान लो, या इसको रेडियस मान के आर्क करोगे तो इस पे परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये आपको मिलेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। कॉन्सेप्ट इतना ही है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि हवा में आ गई, यहाँ पर ज़्यादातर ग्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो गई, कम, टाइम उतना ही 2 सेकंड, यहीं से काउंट हो रहा है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में वो केवल इतना यहाँ से लेके यहाँ तक चली, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसकी स्लो हो गई थी, और ये 2 सेकंड में इतना चली, इसका ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, ठीक है। फिगर 10.8 वेव फ्रंट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ये रही आपकी प्राइमरी इंसिडेंट रे, इसके परपेंडिकुलर आपके बनी प्राइमरी वेव फ्रंट। अब यहां पर भी देखो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी हवा ग्लास के अंदर, मान लो फिर टाइमर ऑन कर देते हैं, लो यहां से टाइमर ऑन, 2 सेकंड तक ही चलना है सभी रे को, पी रे क्यू एंड आर को। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पी और आर वो तो सेम करेगी क्योंकि सेम थिकनेस से जा रही है, ये वाली थिकनेस ज्यादा है तो इसकी डिस्टेंस यहां से कम होगी, यहाँ पे मीट करेगी। और कैसा दिखेगा यहाँ पर, अगर आप एक वीटी डिस्टेंस लेके आर्क कट करो तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, क्या मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये आपका हो गया वेव फ्रंट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका हो गया थ्रू प्रिज्म। एक और है आपका कॉनकेव मिरर, 3 फिगर है, कॉनकेव मिरर। इंसिडेंट रे इन्फिनिट से आ रही है, इसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, ये हमारा बना प्राइमरी वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक जगह पे जाके मिलेंगे क्योंकि अभी भी हवा में ही है, यहाँ से टाइमर ऑन हो गया, t = 2 सेकंड, हवा पे टाइमर ऑन कर दिया हमने, t = 2 सेकंड, 2 सेकंड पे जाके रुक गई, ये भी 2 सेकंड पे जाके रुक गई, ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्यों, क्योंकि हवा में है, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, तो जहाँ पे रुकेंगे वो इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, क्या होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखो, यहाँ पे सेंटर मांग के एक आर्क कट करो तो आपको कैसा वेव फ्रंट मिला, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा, इस पर ये वेव फ्रंट 2 है, ये वेव फ्रंट 2 है, इसमें भी ये वेव फ्रंट 2 है, तो आपको कैसा मिला, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला। ये 3 बनाने को आना चाहिए। अब एग्जांपल्स में आ जाओ, इसमें कुछ क्वेश्चन चलो ट्राई करते हैं। 6, 7 पेज नंबर 107, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7,
इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 6, 5, 8, 9। चलो 4 ट्राई करो। हाँ ये इसमें से एक्सरसाइज से पेज नंबर 10.1 में कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है भाई? पॉलिनोमियल। तुमने वेबसाइट देखी थी जो भेजा था मैंने तुम्हें? हाँ सर, मुझे पता है। अच्छा पता है पहले से हाँ, ही? पहले से पता है। मुझे नहीं पता था, मेरे को तो उस दिन पता चला जिस दिन भेजा हूँ मैं। मेरे को बच्चे ने बताया बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फ्री हाँ, ऑफ मैंने कॉस्ट। वो डाउनलोड भी कर रखी है। मेरे को तो उस दिन बताया चैतन्य, वो भी चैतन्य ही है। तो उसने बताया सर इस पे 5,000 क्वेश्चन है प्रैक्टिस फ्री वाले। मैं कहा तो बहुत बढ़िया है यार। अब पेड भी ज़्यादा नहीं महंगा है ना? टेस्ट सीरीज के हिसाब से बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा लेवल है। वो खुद ही बताया, मैंने तो सॉल्व नहीं किया था, उसने ही बताया कि सर इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। गुड। एटम एंड मॉलिक्यूल 25 सवाल, लर्न एंड राइट। साइंस प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। किससे लिख रहे हैं? इसी से लिखो, इसी बुक से लिखो, अभी यही है तुम्हारे पास ना। 25 क्वेश्चन एटम एंड मॉलिक्यूल के। वही हुआ ना लेटेस्ट वही हुआ है। क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ है, एटम एंड मॉलिक्यूल हुआ है। लास्ट क्लास कौन सी हुई थी? स्ट्रक्चर का हुआ था। रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करा था। हाँ तो स्ट्रक्चर का लिखो। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वेव मैंने लास्ट क्लास बताया था, वेव टॉपिक से, है ना कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना होता है सुपर इम्पोज के टाइम, वेव वाले टॉपिक से लास्ट क्लास। आज मैथमेटिकल बताना है मुझे, मैथमेटिकली वो क्या होता है, कैसे आया था वो फॉर्मूला। डेरिवेशन नहीं है बट हाँ समझना जरूरी है डेरिवेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके यहाँ पे यूलाइक पड़ी होगी, मैं भी कराता हूँ क्वेश्चन में। यार ये हेलन की किताब है, ले नहीं जा रहा बच्चा, हट जाएगा फिर कहेगा सर बुक मेरी। ये इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, हाँ? और टोटल इसमें 11 क्वेश्चन है, सारे कर लेना आप लोग। नहीं नहीं घर पे, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे ना, थ्योरी भी पढ़ना है ना। इसमें से 4 तो अभी हो जाएगा। आपके बचेंगे 6 बचेंगे, 6 7 बचेंगे, 7 पेंडिंग। बैठो, एसी चला लो, गर्मी हो रही है। चल रही है एसी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 25 सवाल फुल मार्क्स लिखने हैं।
याद करके सिर्फ आंसर्स ना क्वेश्चन भी क्वेश्चन कब याद करोगे? यार ये याद तो मेरे पास है फोन में तो उससे तो लाई क्यों नहीं? चलो लिखो। सिर्फ आंसर का कॉमन से देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये वेरी शॉर्ट का लिखे मुझे पता है। शॉर्ट से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, शॉर्ट से structure। मैंने वो किया था होमवर्क अभी चेक करते हैं, अभी पढ़ लो। ग्रेविटेशन और एटम मेरा कुछ नहीं नहीं वो नहीं है तो वो मामा भांजा ये देख देख वो तो कर ले भाई क्या है तुम मैं मेरी क्या गलती है फिर शोर कर रहे हो तुम लोग, तो मैं सर देखो कैसे अपनी किताब लगा करो। तो मोबाइल में से लगा लो ना, मोबाइल में मटेरियल भेजा है ना। तो इसको बोल देगा भाई सुशांत यार, हो जाए यार, उधर जान दो यार, ऊपर से एक काम करो, नहीं तुम नहीं तुम बड़ी वाली क्लास में बैठ जाओ ना, है ना, वहाँ पे आराम एसी चल रहा है ना उस रूम में, एसी वाले में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तुम इधर बैठो, चेतन नहीं है ना तुम यहीं बैठो। 25 क्वेश्चन हाँ जी सर, नहीं सर अभी मैथ्स लगा रहा है, ये लगाने दो, वो दोनों लगा रहे हैं साइंस, सर फीस ले लो आप वो हमारे बालक। सर ना युवा आएगा जरूर नहीं मैसेज आ गया मेरे को। ऐसे ही सिंसियरली मैसेज कर दिया करो, हम नहीं आएंगे, कोई दिक्कत। नहीं मुझे लगा क्लास लेकिन बिन मैं अगर आ जाऊँगा तुम, कौन सा नहीं आ रहा बताओ, एग्जाम्पल नहीं आ रहा? अच्छा पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है? वेवलेंथ का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो नहीं लग रहा है? ये वाला चेंज, ये पहले भी तुम पूछो किसी टेस्ट में, आर्या सैम्पल पेपर में था, चेंज इन वेवलेंथ, है ना, तुम पूछ चुके सेम क्वेश्चन मेरे से, ये वाला। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.033, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पर। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दिया है, ध्यान से देखो, वेवलेंथ, और ये कहाँ से आया बताता हूँ मैं, वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। ऑप्टिक्स में हम लोग कुछ पढ़े थे ना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज होती है। और स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कोई रिलेशन बताओ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेशन होता है क्या? होता है ऐसा रिलेशन? अच्छा, तो मान लेते हैं हवा में C है और किसी मीडियम में V है, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, बट वेवलेंथ तो बढ़ेगी घटेगी। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है दो लाइटों का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है दो लाइटों का स्पीड ऑफ लाइट का, ये तो कट गया, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ गया। वैसे ही यहाँ पर इसको लैम्डा ले लो, इसको लैम्डा डैश ले लो, तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ गई, सेम फॉर्मूला बन गया, लैम्डा अपॉन म्यू। ये सेम क्वेश्चन इसने मुझसे पूछा था, सैम्पल पेपर में आया था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने पढ़ा है V1 अपॉन V2 लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, ये भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर पहला वाला एयर है तो C हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा और ये लैम्डा डैश हो जाएगा एब्सोल्यूट के केस में। तो आपको लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और आपको वेवलेंथ निकालनी है न्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.0003। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ येलो, यही ना पहला, तो चलो ठीक है, लैम्डा डैश निकाल लेते हैं, तो लैम्डा डैश निकल जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू से, दैट इज 6000 अपॉन 1.0003 एंगस्ट्रॉम। आगे क्या है, फाइंड द थिकनेस ऑफ एयर कॉलम, फाइंड द थिकनेस ऑफ
air column, find the thickness of air column which will contain one more wavelength of yellow light than in the same thickness of vacuum. ये वाला बनाना है। हाँ सब बनाओ सब बनाओ। अच्छा सर थिकनेस, थिकनेस ऑफ वैक्यूम कंटेन एन वेव, ये है थिकनेस इसकी, ठीक है, इसके अंदर एन वेव्स हैं, कह रहा सेम थिकनेस कंटेन करेगा n+1। हाँ देखो लाइट की कितनी भी संख्या बढ़ेगी आप थिकनेस तो चेंज नहीं करोगे। मान लो मेरे पास एक ग्लास लैब है, इसमें मान लो स्प्लिट होकर 7 रंग बन गया, ये तो बनेगा, तो 7 बना चाहे 2 बने चाहे 1 बने, थिकनेस तो मेरी ये फिक्स है ना पहले से। तो वही वो कह रहा है कि अगर थिकनेस t मान लेते हैं, लेट t बी द थिकनेस t ऑफ वैक्यूम कंटेन n वेव एंड द सेम थिकनेस t ऑफ एयर कंटेन n+1 वेव। ठीक है, वैक्यूम एयर सेम ही है, एक बढ़ रहा है इसमें ना, सवाल में है फाइंड द थिकनेस ऑफ एयर कॉलम विच विल कंटेन वन मोर वेवलेंथ। तो अगर एक और वेव बढ़ गई तो भी थिकनेस वही रहेगा। अब नंबर ऑफ थिकनेस निकालने का ये फॉर्मूला जो है, ये कुछ बताओ किससे बना है, ये बनेगा आपका उससे कैसे बनाते हैं, टी थिकनेस में मान लो 10 लाइट है, ऐसे 10 नंबर ऑफ लाइट है, ऐसे समझने के लिए। तो एक लाइट कितने में होगा, तो आप बोलोगे सर T/10। तो वही बोला कि मान लेते हैं टी थिकनेस में n लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा तो उसकी लंबाई वो है ना, कितना लेंथ है उसमें। ए चलो बड़े कमरे में जाओ, नहीं तुम लोग जाओ 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 फटाक जाओ यहाँ से, जाओ हटो, जाओ कह रहा हूँ मैं, नहीं जाओ मैं, अब जाओ प्लीज, बड़े वाले कमरे में जाओ, जाओ वहीं पे जाकर नाचना गाना, चलो जाओ ना, मैं तो चुप था। नहीं फिर करोगे अभी थोड़ी देर बाद, चलो। मैंने कुछ नहीं बोला, इसने बोला था कुछ। नहीं तो जो भी है, मैंने पेन नहीं चुभाया पहले, इसने पेन चुभाया, वहीं चुभाना, चलो चलो, वो सब बच्चों वाली क्लास वाली वहीं करते रहना, मैंने नहीं बोला पहले। बेटा चलो मुझे प्यार से डिस्टर्ब कर रहे हो क्लासेस तो। एक वेव की लंबाई है लैम्डा, मान लो 20 मीटर है या 200 mm स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कई सारे वेव n वेव होंगे, तो कितनी लंबाई होगी n। हम मानते हैं इतनी वेव जो है वो t थिकनेस से पास हो रही है, या इनकी जो चौड़ाई है, वेवलेंथ की जो चौड़ाई है वो t थिकनेस के बराबर है, ऐसे कुछ कंडीशन कह रहा है ना। लेट अ t ऑफ द वैक्यूम कंटेन n वेव्स एंड सेम थिकनेस ऑफ t ऑफ एयर कंटेन n+1 वेव। ये फॉर्मूला बना लो, याद रख लेना। नंबर ऑफ वेव के लिए आपको थिकनेस ऑफ कॉलम, चाहे वो ग्लास आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, ये याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास ये थिकनेस जो है, नंबर ऑफ वेव जो है वो n+1 हो जाए, एक बढ़ जाए, थिकनेस वही है, उसको हमने चेंज नहीं किया, ये प्राइमरी है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ वेव हमारी n+1 हो गई, अब थिकनेस हमने कॉलम का चेंज नहीं किया, तो इसमें जो नया वेवलेंथ आएगा जो हमने कैलकुलेट किया, ये तो थी किसके लिए, पुराने वेवलेंथ के लिए, जो पुराना हमारे पास वेव था। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ वेव बढ़ा दिया, तो वेवलेंथ भी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, लैम्डा डैश, जो हमने कैलकुलेट किया है। क्या निकालना है वैसे, थिकनेस ना, हाँ तो सब हो जाएगा यहाँ से सॉल्व। n कुछ दिया हुआ है, हाँ 2 इक्वेशन है, ये ओल्ड वाली बनी n = T/6000, ये ओल्ड कंडीशन है जब पहले थी हमारे पास। जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा में से किसी मीडियम में गई है तो हमने कैलकुलेट किया है लैम्डा डैश, ये उस केस में जो आपकी n+1 की कंडीशन आएगी वो यहाँ लगा दोगे, तो n+1 = T, और ये आया है कितना, सॉल्व नहीं हुआ है, रेसिप्रोकल हो गया 1.0, यहाँ पे 6000 mm स्ट्रॉन्ग, ये 1 में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया 1.0003, ये वैल्यू। इसको फिर से लिख लेते हैं, देखो n = T लैम्डा, तो T/6000, ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वेव के लिए किसी भी कॉलम के लिए, चाहे वो ग्लास हो चाहे एयर कॉलम हो, कोई भी हो, चाहे वाटर का हो, जिसकी थिकनेस, जैसे मैं फिर समझा देता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है T, इसमें लैम्डा वेवलेंथ की लाइट ट्रैवल कर रही है, और ऐसी n वेव्स हैं, कितनी है, n वेव्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये वाला आएगा, n = T/λ। ये वो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बना है। अगर यहाँ पर अब अभी भी थिकनेस T है और वेव जो है वो ज़्यादा हो गई, तो वेवलेंथ भी ज़्यादा हो गई, ऐड हो गई, बढ़ गई, तो उसमें वेवलेंथ आपकी लैम्डा डैश आ गई, जो हमने नया कैलकुलेट किया था। तो अब फॉर्मूला आएगा n+1 T टाइम्स लैम्डा डैश। ये 2 इक्वेशन बनेंगे।
एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो पहली वाली इक्वेशन से हमने, फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू टी अपॉन लैम्डा इज टी अपॉन 6000 एंगस्ट्रॉम, n प्लस 1 टी टाइम्स लैम्डा प्लस 1, अरे सॉरी लैम्डा डैश। तो टी अपॉन लैम्डा डैश ऊपर अभी कैलकुलेट हुआ था, लैम्डा डैश हुआ था आपका 6000 अपॉन 1.0003, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दो, 6000 अपॉन 1.0003, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1.0003 अपॉन 6000 एम स्ट्रॉन्ग इंटू टी। अब दो इक्वेशन है, इनको इक्वेट करके टी निकाल लो, है ना, सॉल्व कर लो। चलो बढ़िया, इसमें कौन से क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है ये याद करके रख लेना कि कोई भी थिकनेस आपको दिया है डी, तो उसमें कितनी वेव है, अगर एन है और उसका वेवलेंथ लैम्डा है तो रिलेशन ये होता है। ट्यूसडे को टेस्ट है, पता है ना कौन सा चैप्टर बोला था? सेल का साथ एक और चैप्टर जोड़ो। सेल का तो आज सेल का तो हाँ तो आज नहीं हुआ तो अगली बार होगा ना, ले लो अभी देता हूँ तो पेपर, अभी तो मैं सेल का पेपर दे रहा हूँ। ट्यूसडे पे सेल के साथ बोल लेना। नया चैप्टर जो हो तो नया चैप्टर नहीं ले, जो नया चैप्टर पढ़ा गया उसको ना लिया जाए। तुम दिवाली पार्टी में नहीं गई क्यों? पैसा मांग रहे थे क्या? 1500 हैं? अब वहाँ पे तो 1500 था। नहीं 1500 पहले था, फिर इन्होंने 1800 करा था, फिर वे बोल रहे थे अगर 4 लोग ग्रुप में आ गए तो 1200 करने। अच्छा है ना कमाई का तरीका, पढ़ाई मत करो, ये सब करो। जिस संस्था में मैं 2 दिन पढ़ाया था उन्हीं से जिनका कोलैब है ना, दोनों मिलकर किए थे। तो बच्चों के पैसे में पार्टी हो रही है कुल मिला के, है ना। यहाँ मैं विकास सर को बोलता हूँ, विकास सर कहते हैं सर हम लोग खर्चा करेंगे, बजट ज़्यादा लग जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं सर, बच्चों से लिया जाता है, अपना कोई खर्चा नहीं है। अच्छी कमाई है यार ये तो, गुड। देखो हम लोग जब पार्टी जब भी देंगे अपने पैसों से देंगे, जब भी देंगे, बच्चों से नहीं लिया जाएगा। केक केक विकास सर के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है। केक तो लेके दिए पार्टी। तो काटा ही नहीं, कितने दिन हो गए। उस ग्रुप पे चल नहीं रहा था, मैथ्स वाले ग्रुप पे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मेरी मम्मी कहती है विकास सर का हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा केक पेंडिंग है भाई। सर को एक दिन मूड करेगा, ले आएंगे सर के, मूड की बात है बस, टाइम और मूड दोनों। हो गया सर, फटाफट पर थ्योरी थोड़ा और पढ़ लिया जाए, आधा घंटा है, हम YDSC तक पहुंच जाए। मैंने आपको एक बात, चलो रोक दो, आप जहाँ तक किए आगे पढ़ लेते हैं, फिर आगे करना। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको वेव कॉन्सेप्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज बताया था। मान लीजिए आपके पास ये पहला वेव है सोर्स 1 से, ठीक है, ये दूसरा वेव है, और अगर ये कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज होते हैं कि क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना, तो उसके पीछे बताता हूँ। जैसे ये एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट, ऐसे ले रहा हूँ अभी रफली, ये भी एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट, तो जब ये मिलेंगे तो 10 यूनिट का बन जाएगा, है ना।
अगर सेम ना हुआ देखो क्या होगा, मिलेंगे फिर अभी भी, लेकिन मान लो ये है समझने के लिए ये 10 यूनिट का है और ये 2, तो आपको 12 में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो यूनिफॉर्म ब्राइटनेस नहीं मिलेगी हमें, कम ज़्यादा मिल सकती है। मतलब इधर भी 10 रहेगा तो इधर भी 10 और इधर भी 2 रहेगा। तो हमें दोनों सुपर इम्पोज जब करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, क्या हो, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस अगर फाई का है तो उस केस में ये कंडीशन क्या बनेगी, कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज बनेगी। अगर ऐसा हो, ये रहा हमारा फिर से वेव 1 और हमारा जो सेकंड वेव है वो कुछ यहां से चालू हो रहा है, यानी कि इसके ट्रफ से इसका क्रस्ट मैच किया, इस तरह का सुपर इम्पोज होता है डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज, डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। दोनों ही सुपर पोजिशन है, ये y1 वेव है, ये y2 वेव है। आपको मिलेगा y जो कि होगा y1 प्लस y2, यहां पर भी वही होगा, ये y1 वेव है, ये y2 वेव है, तो अब y मिलेगा आपको y1 प्लस y2। इस वाले केस में जब ये सुपर इम्पोज होगा, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, तो यहां पर आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा और ये वाला जो है इसमें मिलेगा आपको डार्क स्पॉट। तो YDSC क्या है, एक प्रैक्टिकल सेट। अच्छा, दूसरा एक चीज और, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज होने के लिए एक कहानी और जरूरी है कि हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्स क्या है? ऐसे सोर्स कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। आम जीवन में हमारे पास जितने भी लाइट दिख रही है ये इनकोहेरेंट सोर्स है, ये हर सेकंड इनका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज हो रहा है। ऐसा सोर्स, द टू सोर्स लाइट विच कंटिन्यूअली इमिट अ लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ विथ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। ऐसी लाइट जिसमें फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम हो, ऐसे सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहां पे सारी बातें लिखी हुई कि ऐसा प्रैक्टिकल अचीव नहीं कर सकते। अब एक सोर्स ऑफ लाइट वो मिलियन ऑफ एटम से बना है और इसमें एक जो सोर्स ऑफ लाइट निकलती है वो केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ही कोहेरेंट रहती है, उसके बाद चेंज हो जाती है इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत कम टाइम है, फिर तो हम कभी भी YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो YDSC में क्या किया गया, यहाँ पे तो एक सवाल आता है, पेज नंबर 11 पे आओगे, यहां से एक सवाल आता है, ये 3 पॉइंट कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स, दो ट्यूबलाइट जलाऊं मैं, दो बल्ब जलाऊं मैं, ये कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनसे निकलने वाली लाइटों का वेवलेंथ हर समय हर क्षण बदलता रहेगा। तो सुपर इम्पोज तो होंगे, बट वो जो पैटर्न चाहिए आपको, कंसिस्टेंट पैटर्न चाहिए, डार्क ब्राइट, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। Even an atom emit unbreakable wave of about 10⁻8 second due to this transition from higher energy level to lower energy। क्योंकि एनर्जी जो मिलती है हम, एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है हायर एनर्जी, तो वो जो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी निकलती है hν पैकेट के फॉर्म में, इसको तो फोटोन बोलते हैं। यही फोटोन हमें चमकता है और ये होता कितना है, एटम में पढ़ा हमने E2 - E1, दो कॉन्सेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी, यही हमें चमक मिलती है, जिससे हमें समझ आता है कि लाइट हमें मिल रहा है। ठीक है, बट ये बहुत कम समय के लिए होता है, तो हमें एक कंसिस्टेंट लाइट मिल नहीं सकती है जो कि कोहेरेंट हो। तो हम क्या करें, कुछ इन्होंने YDSC को सेटअप किया, 3 तरह से ऑप्टेन कर सकते हैं हम लोग, लिखा 3 तरह से हम ऑप्टेन कर सकते हैं, जिसमें एक जो है YDSC उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा सेटअप किया, एक अच्छा उन्होंने क्या किया, ऐसा करते कि सर एक सोर्स से 2 लाइट बना लेते हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि एक सोर्स से लाइट निकले बट वो 2 बन जाए। क्या बन जाए? 2। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया उन्होंने, एक यहाँ पे लगाई प्लेट और यहाँ पतला सा एक ब्लेड जितनी थिकनेस एक लाइन काट दी। अब जब यहां से लाइन निकलेगी तो प्लेन वेव फ्रंट बन के निकलेगी। क्या निकलेगी? परपेंडिकुलर सोर्स है ना, परपेंडिकुलर सोर्स है, या कह लीजिए वर्टिकल सोर्स है। वर्टिकल सोर्स से जब लाइट निकलती है तो कैसी निकलती है? प्लेन वेव फ्रंट निकलती है। जैसे 2 ब्लेड ले लो या 2 कॉपी ले लो ये, और इसको ऐसे अटैच कर दो, तो ये जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, हिस्सा, इससे जब लाइट निकलेगी तो परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट बना के निकलेगी। फिर क्या किया इन्होंने, एक अरेंजमेंट और किया, इससे कुछ दूरी पे एक और ऐसे रखा गया सेटअप।
अब यहां से जो लाइन निकल रही है वेव के फॉर्म में निकल रही है, देखना वेव के फॉर्म में निकल रही है, उसको दो रास्ता और दे दिया इन्होंने। वेव का क्या नेचर है, जाने का है, आगे बढ़ेगी, वेव यहां से आगे बढ़ रही है, बट उसको दो ऑब्स्ट्रक्शन मिला, एक ये मिला मतलब पाथ मिला और एक ये पाथ मिला। तो सिंगल सोर्स है, अब यहां पर वेव क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, लाइट क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। और इन दोनों का वेवलेंथ टाइम के अनुसार बदलेगा नहीं, सेम, कभी भी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा। यानी अब यहां से जो वेव मिलने वाली है आपको उसका लैम्डा वेवलेंथ होगा और यहां से जो लाइन मिलेगी उसकी भी लैम्डा वेवलेंथ होगी। यानी हमने क्या कर लिया, एक सिंगल सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बना लिया। ऐसा सेटअप YDSC में किया गया, ठीक है। फिर एक और स्क्रीन लगाई गई और इस स्क्रीन में देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, ये जा रही है लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये देखा गया कि यहां पर जब पहुंचे हैं इनके सुपर इम्पोज से, ठीक है, इनके सुपर इम्पोज से यहां पर जब लाइट पहुंची तो पहला आपको जो भी मिला, बीच में सेंटर मिलता है सेंट्रल ब्राइट, क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट। मान लो यहां पे भी ब्राइट मिला, फर्स्ट ब्राइट, एक यहां भी मिलेगा नीचे की तरफ, फिर डार्क ब्राइट का पैटर्न ऑब्टेन हुआ। और बेसिक डिफरेंस जो है ना डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में यही है कि जब डिफ्रैक्शन करते हैं उसमें भी मिलता है पैटर्न, और उसमें जो पैटर्न मिलता है उसकी थिकनेस जो है वो सामान्य नहीं रहती है। जैसे इसमें जो थिकनेस होगी डार्क और ब्राइट का, तो ये मान लो पहला मिला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो ये जो गैप है बीच का वो सेम होगा, ये इंटरफेरेंस में मिलेगा डार्क ब्राइट का पैटर्न। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में सेम नहीं होगा, कभी ऐसा मिलेगा, फिर सेकंड केस में ये पतला हो जाएगा, थर्ड केस में और पतला हो जाएगा, फिफ्थ केस में बहुत ही पतला और फिर गायब हो जाएगा। तो थिकनेस जो मिलती है डिफ्रैक्शन में वो यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, जबकि इसमें मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आप बस पढ़ लेना, कहीं पूछा नहीं जाएगा। और इस घटना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इसको मैं एक बार देखता हूँ आप लोग को वीडियो दिखा के कि कैसा दिखता है, क्योंकि हम सेटअप तो यहाँ कर नहीं पाएंगे।
जन्म में किए थे, पिछले जन्म में। कल ही तो किया। ठीक है, बोलो सर। हमारा मोटिव है, आगे का जो मोटिव है वो ये है कि जब दो वेव है y1 y2, लैम्डा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है, ओए अरे मैगी ये काम चालू हो गया। तो कंडीशन ये है कि जब ये सुपर इम्पोज होंगे y मिलेगा, अरे मैं डर गया, लैम्डा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ए आपको कैपिटल मिलेगा जो कि मिलेगा a1 प्लस a2, और आपको इंटेंसिटी मिलेगा जो कि मिलेगा i1 प्लस i2। तो इनसे बनने वाला रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन। यहाँ पर एक cos फाई आएगा, इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं इसको, टर्म देखो भूल गया मैं, cos फाई को क्या बोलते थे, cos फाई को क्या बोलते थे, इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं सर, कीवर्ड्स हैं इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मतलब फाई की वैल्यू 1 होगी और मिनिमम मतलब फाई की वैल्यू 0 होगी। जब मैक्सिमम होगा तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जब मिनिमम होगा तो डार्क फ्रिंज मिलेगा, फ्रिंज मतलब स्पॉट्स। दूसरा हमें क्या निकालना है, ये बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। दूसरा, ये जो आपको फ्रिंजेस मिलेंगे इनका डिस्टेंस होगा आपस में भी डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग थिकनेस ऑफ फ्रिंज बोलेंगे, बीटा, वो निकालेंगे। ठीक है, प्लस पाथ डिफरेंस, सोर्स से पाथ डिफरेंस लैम्डा की इक्वेशन डेवलप करेंगे। ये सारा टास्क है मेरा अब आगे का। तो टॉपिक है 10.10। ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज, समझ गए ना। ठीक है, ये सारा हमें अचीव करना है, तो चलिए करते हैं अचीव। सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज। तो पहला वेव मान लेते हैं ये y1, ये है आपका a1 साइन ओमेगा टी, जहां पर a1 क्या है, एम्पलीट्यूड। ये रिलेशन हमने पढ़ा है ऑसिलेशन चैप्टर, हाँ जी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी इक्वेशन है। दूसरा वेव जो है वो है साइन 1 ओमेगा टी प्लस फाई बता रहा है कि इन दोनों में फाई का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फाई है। मतलब ये वेव मान लीजिए वेव y1 है, ये वाला वेव आपका मान लीजिए y2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है फाई, समझने के लिए। समझ गए सर। ठीक है, ये दो वेव है, ये है y1 और y2। जब ये दोनों मिलेंगे आफ्टर कंबाइनिंग आपको मिलने जा रहा है, ये मैंने आर्या को कराया बट आर्या को याद नहीं होगा, क्यों आर्या कराया तुमको मैंने, ये a1 साइन ओमेगा टी प्लस है, यहाँ पे बैठा था वो बता रहा था इसका कि हमने साइन ए प्लस बी लगाएंगे, ध्रुव याद है। अब हम इसमें लगा देंगे, इस वाले में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी निकालेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, अब नाउ इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यहां से फिर बातें कर रहे हो, बहुत पिटोगे तुम लोग, नहीं मत बताओ। a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यहां तक लिख लो। अब इस पूरी वैल्यू को, इसको हम रखते हैं a cos थीटा, ऐसा अभी समझ आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। और इस पूरी वैल्यू को, साइन वाला है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसमें cos को छोड़ देना, ठीक है, cos को छोड़ के बस ये लेना है, ये दोनों को, इसको हम लोग लिखेंगे a साइन थीटा। मैं लिख देता हूं यहां पर a1 plus a2 cos phi is a cos theta
A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम y को फिर से सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब A साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। A साइन जो रिजल्टेंट है हमारा उसको चेंज करना y को। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर हम लगाएंगे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। रिजल्टेंट वाला भी हमारा देखो कन्वर्ट हो गया सिंपल हार्मोनिक में। यहाँ पे फिर से देख लो, ये था y1 A साइन ओमेगा टी था, ये y2 ये भी साइन ओमेगा टी के फॉर्म में था। यहाँ पर भी देखो A आ गया और साइन ओमेगा टी के फॉर्म में आ गया। तो जो रिजल्टेंट है उसका फेज डिफरेंस कितना है, थीटा। तो क्या ये इक्वेशन भी किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, देयरफॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब करो फिर बताते हैं और आगे इसके। मतलब वेव का इक्वेशन है, मतलब सुपर इम्पोज होने के बाद भी वेव ही रहेगा, है ना। हाँ, एक चीज़ है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का इक्वेशन बनाना है एक। और अभी थोड़ी देर पहले बताया ना हम क्या करने वाले हैं, हम करना चाह रहे हैं क्या, अचीव करना चाह रहे हैं एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को। ये तो अचीव कर लिया हमने, एडिशन करके ये दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए सर फिर से करते हैं इसको। नेक्स्ट, नाउ यहाँ तक हमने ये बता दी कि जो सुपर इम्पोज करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वेव आया वो भी वेव इक्वेशन ही है। मतलब अब जो हमने माना था इसको, ये दोनों, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड और ऐड कर देंगे ताकि एम्पलीट्यूड का हमें मिल जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड। तो देखिए सर, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और उस तरफ जो है उस तरफ मिलेगा आपको a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर फाई। अब ध्यान से देखो, a2 कॉस और a2 साइन ये ऐड होके 1 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई ए स्क्वायर की वैल्यू, ये मिली आपकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब हमें एक बात और पता है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में अपना एक रिलेशन है स्क्वायर का। ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, 7 डिफरेंट कलर, वेब-गोर, वहाँ पे भी था ये बात। तो अगर ऐसा है तो अगर मान लीजिए आई हमारा टोटल इंटेंसिटी है, ये I1 और ये I2 हो, ये भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, होगा ना। अब इस सिंबल को हटा देते हैं, इसके जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, कि जो कि आगे चल के काट देंगे हम। ठीक, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि यहाँ आई आ जाए, हाँ नहीं, ये तो एम्पलीट्यूड की आ गई। अब इसी से मुझे इंटेंसिटी बनानी है, क्या बनानी है, तो अगर मैं सब में के मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी के, इधर भी के, इधर भी के, इसमें भी फिर 2 बार के कर देता हूँ, है ना, एक ही बार वैसे करेंगे,
अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सुनना मेरी बात, 2 बार करना पड़ेगा तो रूट में जाएगा ना, 2 बार कर लेते हैं, चलो स्क्वायर स्क्वायर भेज देते हैं। I1 I2 लेके आएगा ना, ये भी एक के लेके आएगा, ये भी एक के लेके आएगा, तो 2 के हो जाएंगे, ए स्क्वायर तो अपना अपना के लेके आएंगे, ठीक है। अब ये देखना, ये आपका क्या हो जाएगा I, ठीक है, ये क्या बनेगा I, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी I1, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी I2। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट में जाएगा, I1 नॉन स्क्वायर है ना, जबकि तो स्क्वायर की वैल्यू है तो रूट में जाएगा, रूट में I2 और cos फाई। ये किसका रिलेशन आ गया, इंटेंसिटी का। किसका आ गया, इंटेंसिटी का। मैंने कहा था 2 इक्वेशन बनानी, एक हमें एम्पलीट्यूड की बनानी और एक, तो एम्पलीट्यूड का ये वाला फॉर्मूला हो गया और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर ये जो टर्म है cos फाई, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस, अगर ये +1 हुआ तो a + b का होल स्क्वायर हो गया मैक्सिमम केस, ये -1 हुआ, क्या हुआ, मिनिमम माइनस पे जाएगा, 0 पे नहीं जाएगा, -1 हुआ तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट होगा तो हम कंडीशन करेंगे सेम लेना, तो 0 हो जाएगा। देखिए मेरी बात, अगर 2 वेव हैं, अगर ये ऐड हो रही है तब तो चलो ऐड, अगला जो रिजल्टेंट मिलेगा वो बढ़ जाएगा ऐसे, लेकिन मान लो अगर ऐसा हो रहा है ऐड ना होके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको केवल सिंगल डॉट मिलेगा, है ना, माइनस में सिंगल डॉट मिलेगा। ये आपकी वेव 1, ये आपकी वेव 2, तो इसका जो पॉइंट मिलेगा रिजल्टेंट में केवल सिंगल डॉट मिलेगा, क्योंकि माइनस हो गया, 5 - 5 0। तो जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अगर माइनस हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आएगा 2-3 छोटे-छोटे, तो इसका मतलब उस केस में आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तब यहां से कंडीशन क्या है कि नाउ cos फाई अगर 1 होता है, cos फाई अगर -1 होता है, अगर 1 होता है तब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट पैटर्न, ठीक है, -1 होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क पैटर्न, और जो फॉर्मूला बनेगा सर इंटेंसिटी का वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, बताता हूँ। कहाँ चला गया, जहाँ से बनाना है हमें, थोड़ा आगे पीछे चल रहा है सीक्वेंस, लेकिन बुक में आगे पीछे दिया, मैं सही जोड़ रहा हूँ। हाँ कहाँ चला गया, तो आई मैक्स मिलेगा, इस केस में आपको आई मैक्स मिलेगा, और ये मिलेगा आपको समथिंग a1 + a2 का होल स्क्वायर k टाइम्स, ठीक है। क्योंकि देखो आप रखो, यहाँ पर रख के देखो 1 रखो, इसमें यहाँ 1 रखो तो a + b का होल स्क्वायर नहीं आएगा। इस वाले में आई मिनिमम मिलेगा, आई मिनिमम डिस्ट्रक्टिव, इसमें मिलेगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। बड़े अच्छे से देख लो, तो दो मैंने टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं, बट वो इंटरकनेक्टेड है। ये टॉपिक जो बता रहा हूं ये 10.15 है, बट आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ तो एक बात और समझिएगा, तो यहां से एक चीज समझ आई हमें कि आई मैक्स आपका आया a1 + a2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम आया a1 - a2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन पहले समझना चाहिए। अच्छा, जब ऐसा हो रहा है तो एक काम करते हैं सर, अगर ऐसा है तो आई मैक्स अपॉन आई मिन कर लेते हैं, ठीक है, रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभी एक फॉर्मूला बनाऊंगा छोटा सा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब ब्रैकेट के अंदर ना a2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर a2 से डिवाइड कर देता हूं, इसको a2 से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी a2 से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी a2 से, इसको भी a2 से। तो इधर आया आपका a1 अपॉन a2 + 1 का स्क्वायर आया। और अभी मैंने टेस्ट लिया था सिद्धांत पर, ये वाला फॉर्मूला गलत कर दिया था बच्चों ने। क्यों? यूलाइक में फॉर्मूला ये वाला गलत दिया, जो मैं लिखवा रहा हूँ जो एसलोरम दिया वही फॉर्मूला हम लोग मानेंगे। इसको एम्पलीट्यूड रेशियो बनाने जा रहा हूँ मैं, अभी बस समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। ये a1 अपॉन a2 है ना, उसकी जगह पे r लिखने जा रहा हूँ। हाँ चलो समझ गए तुम। तो ये बनेगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू r + 1 का स्क्वायर r - 1 का स्क्वायर, वेयर r इज a1 अपॉन a2, ठीक है। और r, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो।
अगर इंटेंसिटी के फॉर्म लिखना चाहते हो तो फिर रूट में आ जाएगा, A1/A2 रूट में आ जाएगा I1/I2, वो भी लिख लो। वो क्या हो जाएगा बताओ, रूट में I1/I2 प्लस 1। भाई ये तो स्क्वायर है ना, इसका रूट बन जाता है इंटेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड इस स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट आई लिखूंगा ना, तो A1 की जगह पे जब I1 लिखूंगा तो रूट में लिखूंगा, सिंपल, अपॉन I1/I2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये छोटे छोटे बड़े सारे फॉर्मूले हैं, अभी जब तुम क्वेश्चंस करोगे अपने आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा था। ये था 10.6 कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी, 10.6 था। बड़े सारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले पे, बताता हूँ, लिख लो फिर बताता हूँ। इसको मिनिमाइज कर दूँ, सारे एक जगह हो जाएंगे। काफ़ी टॉपिक बता दिया YDSC का मैंने। क्या हुआ, क्लास थी, कोई बात नहीं। जैसे क्वेश्चन आया देखो, ये एमसीक्यू में आते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ा दो लोग, तो फ्लो बन गया है। चाहती नहीं हो सिलेबस का, मैं फिजिक्स में सब वो लगा देते, नजर लगा देते। केमिस्ट्री की नहीं है, बायो की क्लास 5:30 बजे। तुम बायो छोड़ी नहीं क्यों? तुम्हारा सीरियस पूरा भी होगा, तो यार है ना वही तो पूरा होगा, इसका पूरा हो गया सीरियस। बायो का वो तो अभी ज्वाइन किया, कहाँ शुरू हो जाएगा, क्रैश कोर्स में है। 1 महीना हुआ है। क्रैश कोर्स जान लोगों हो गया, विकास सर, नहीं विकास सर नहीं है। सुनो अब से कैसे क्वेश्चन आएगा, कह रहा दो कोहेरेंट सोर्स हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। रख दो नोटबुक, रख दो यहाँ पे, नोटबुक रख दो दोनों लोग, हाँ दोनों लोग नोटबुक रख दो। इंटेंसिटी का रेशियो दिया, क्या दिया है, इंटेंसिटी का। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा R, जो कि क्या होगा I1/I2, ठीक है। तो रूट में 25/16 कितना आ जाएगा, 5/4। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया था, बच्चे सब गलत करके आ गए थे, मैं पेपर भेज दूंगा, सिद्धांत पेपर हुआ था। आपको निकालना मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो, क्या निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है सर, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो मानसरोवर वाले बच्चों, अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो समझना यहाँ पे आपने मिस्टेक किया था। तो बस बहुत सारा अच्छी है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये नहीं गलत होना चाहिए था, ये भी गलत कर दिया था क्वेश्चन, या तो फॉर्मूला भूल गए होंगे। 81:1, और ये पता है एमसीक्यू में दिया था मैंने। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, केवल सिंपल फॉर्मूला 30, एग्जांपल नंबर 30, ठीक है। अब सर एक चीज और देख लो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 21, टॉपिक नंबर 10.4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। टॉपिक नंबर 10.14, दो ग्राफ इस बुक में है, एक आपका डिफ्रैक्शन का ग्राफ है। तो डिफ्रैक्शन वाले में ऐसा बनता है, मैं कंपेयर करता हूँ। सबसे आपको पहले मिलेगा मैक्सिमम ब्राइट, फिर घटने लगता है थिकनेस, तो ऐसे से गिरने लगता है, ऐसे से। ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ है, बट यहां पर हर समय सेम रहेगा, हर समय सेम रहेगा। तो देखिए ये बना हुआ है, ये मिला आपको मैक्सिमम ब्राइट, मतलब सेंट्रल ब्राइट मिला। अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा है, ये उससे घबराना मत, क्या लिखा है d(λ/2d), बिल्कुल मत घबराना। यहाँ पे डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डार्क, और फिर ऐसे चलेगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है अभी बता दूंगा कैसे आया वो, उसका भी डेरिवेशन है। और इस तरफ आएगा -d(λ/2). ये कैसे आया मैं बता देता हूँ, मैं भी टेंशन ना लो। तो ये ग्राफ जो है आपको बनाने आना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे ही आना चाहिए बनाने, पेपर में ये आता है ग्राफ बनाने के लिए। तो ये ग्राफ, इसमें आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ऊपर बीटा बना है, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। क्या क्या है बताता हूँ मैं, चलो 15 मिनट दे दो, भी खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये भागोगे फिर वो नहीं बनेगा। 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। टॉपिक हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ, टॉपिक नंबर 10.12। 10.12 थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ। एनसीईआरटी या सीबीएसई कहती है कि इसका डेरिवेशन नहीं आना चाहिए आपको, या मत नहीं पढ़ो, बट डेरिवेशन क्यों पढ़ना है,
क्योंकि अगर आप डेरिवेशन नहीं सीखोगे तो बहुत सारे ऐसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो बिना डेरिवेशन के नहीं निकलेंगे। हाँ, पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको डेरिवेशन की समझ होनी चाहिए। तो होता क्या सर, ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका प्राइमरी फर्स्ट सोर्स से वेव निकली, ये सेकंड स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, तो आपका ये बना S1 और S2। उसके बाद ये आपकी स्क्रीन, देखिएगा सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से तो वेव फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, ऐसे जाएगी यहाँ से। जो प्राइमरी पहली लाइट आई यहाँ से, जो कि यहाँ पे जाके मीट कर गई, ठीक। दूसरे वाले सोर्स से लाइट निकली और यहाँ जाके मीट गई। कंडीशन देखिएगा, दोनों कोहेरेंट है। लेकिन देख के समझ आ रहा है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इतना ये बड़ा है प्राइमरी से, यानी पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस, यही आपका पाथ डिफरेंस है। और दूसरी बात, ये जो स्लिट है, इस स्लिट की थिकनेस है d, और जो फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट मिलेगा वो मिलेगा d/2 पे, ये d/2 और ये भी d/2। ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा सेंट्रल ब्राइट, जो d/2 और d/2 पे होगा। ये पॉइंट P है, ये है A, O, B, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है, लाइन एक्सिस, जो लाइन सेंट्रल ब्राइट जहां मिली, सेंट्रल ब्राइट लाइन मिली है, उससे x डिस्टेंस पे आपको मिला है फर्स्ट ब्राइट। क्या मिला है? देखो, O वाला जो सेंटर है वो सेंट्रल ब्राइट है, उसके ऊपर और उसके नीचे हम मेजर करेंगे। फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, थर्ड ब्राइट, थर्ड डार्क, उसके ऊपर मेजर करेंगे। तो P पॉइंट क्या है? P इज फर्स्ट ब्राइट, एंड O है आपका सेंट्रल ब्राइट। तो ये जो डिस्टेंस है S2P माइनस S1P, क्या यही पाथ डिफरेंस होगा? ये तो डिफरेंस होगा, ये जो बचेगा छोटा सा, ये पाथ डिफरेंस। बड़े में से 10 मीटर में से 2 मीटर घटा, जो बचेगा वो आपका पाथ डिफरेंस होगा। तो अगर इसी को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सीधे फॉर्मूला का लेके फिर बताता हूं कैसे डेरिवेशन आया। तो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा XD अपॉन कैपिटल D। कैसे आएगा बताता हूं मैं। दूसरा, जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या कोई भी मिलेगी, उसके लिए जो फॉर्मूला है xn इज इक्वल टू एन कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, जहां पे कैपिटल D जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का, सेकेंडरी सोर्स के बीच में। यहाँ पर n की वैल्यू फर्स्ट रखोगे तो फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 2 रखो तो सेकेंड ब्राइट, तो ये आपकी हो गई nth ब्राइट फ्रिंज। आपको डार्क चाहिए, xn डैश, ये डार्क के लिए है 2n, मैंने n+1 बताया था। ये जो है ये कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज है, ये वाला जो है वो डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज। मैंने n+1 बताया था तो मैं वही उसी पे स्ट्रिक्ट हूँ, इसमें -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इवन मल्टीपल होता है, ये ऑड मल्टीपल होता है। d लैम्डा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, अपॉन 2d, ये आपको देगा nth डार्क। मैंने इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला केवल लिख रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई के अनुसार केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मूला एक जगह लिख दूँ, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे आया समझना जरूरी, डेरिवेशन। दूसरा, तो ये वाला जो है nth ब्राइट, ये आपका देगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये देगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। n की वैल्यू 1 रखोगे, जो अभी हम ग्राफ थोड़ी देर पहले बनाए हो तुम, ये वाले देखो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, वहां से बनाइए। ओके, दूसरा, मान लो P के ऊपर एक और ब्राइट मिल गया, समझने के लिए बस मैं कर रहा हूं। मान लो ये थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, P के ऊपर आपको ये एक और ब्राइट मिला Q, तो दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो गैप होता है वो डार्क होगा। क्या होगा? देखो ना, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, ये तो डार्क हो गया ना सर। दो लाइटें चमक रही, बीच में तो अंधेरा हो गया। ऐसे ही दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क अगर ले लो तो उसके बीच का स्पॉट क्या मिलेगा? ब्राइट।
मान लो इसके ऊपर फिर एक और डार्क आएगा, ये डार्क 1 और ये डार्क, तो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में क्या मिलेगा आपको, ब्राइट। तो यहां से इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होती है, चौड़ाई जो होती है, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका जो फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ को बीटा से प्रेजेंट करते हैं और वो आता है डी लैम्डा अपॉन डी। और ये देखा गया मैथमेटिकली, चाहे मैं डार्क के लिए फ्रिंज विड्थ निकालूं चाहे ब्राइट के लिए, दोनों में सेम आ रहा है। इसलिए जब तुम ग्राफ देखोगे तो ग्राफ के ऊपर जब ऐसे ये बना हुआ था तो यहां पर ऐसे फ्रिंज विड्थ बने हुए थे, देख लो बीटा बीटा लिखा हुआ है, तो डार्क के लिए भी और ब्राइट के लिए भी, ये वाला भी, चाहे यहां पर ज्यादा अच्छे से यहां पर दिया हुआ है, ये देखो ब्राइट डार्क, लेकिन सबकी चौड़ाई सेम है, चाहे डार्क में जाओ चाहे ब्राइट में जाओ। ये मैथमेटिकली ऑब्टेन किया गया। तो अगर मैं सीबीएसई के अनुसार बोलूं तो सीबीएसई में आपको इतना ही जानना है जितना मैंने इस पे लिखा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड, वहां पे आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो जब ये यूलाइक पढ़ना, एक बच्चे ने सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ। और ये मैं पूछा तो मैं समझ गया कि एड्रेस करना है, इट इज भरत, और यूलाइक में मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, भरत भरत भरत। उसने मेरे को डाउट पूछा, डाउट ये था कि सब कुछ, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है यूलाइक का, कह रहे जो पाथ डिफरेंस है, हमने कहा सर लैम्डा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरइम्पोज। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 हो जाए तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या क्या सब कुछ बदलेगा वो हम चर्चा करेंगे जब इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। तब जब हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे तभी हम ये इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है यूलाइक का, सॉल्व करना आपको मिल जाएगा। यूलाइक में भी देख रहा था, तुम्हारे पास यूलाइक कहीं तो है, दिख नहीं रही है। हाँ तुमने तो दे दी थी, कहीं होगा, चलो छोड़ जान दो। अब सुनो, केवल फॉर्मूले की मदद से कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, देखो कोई नहीं, इतना समझ आया, ठीक है। केवल अभी मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, डेरिवेशन कम से कम खींचेगा, मेरे को लंबा क्लास जाएगा, तो डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि उनको जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना है, वैसे तो यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस आप ये वाले कर सकते हो। एक क्लास और लेते हैं हम लोग YDSC और डिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि पोलराइजेशन है नहीं इसमें, और जितना पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को आपको एसएलओरा से पढ़ना है, उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। एसएलओरा में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हैं, जैसे मैं बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, ये नहीं पढ़ना है, डिफ्रैक्शन कहाँ से चला गया, हाँ, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, इंटरफेरेंस विद वाइट लाइट, ये सब नहीं पढ़ना है। ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लो, सीबीएसई के लिए नहीं है, पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा, बट ये नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिफ्रैक्शन पढ़ना थोड़ा सा, डिफ्रैक्शन में पढ़ा दूंगा, वो तो 15 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में केवल फॉर्मूले और एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है मेरे को, ठीक है। तो अगली क्लास में वेव खत्म हो जाएगा कल का, मुझे अच्छा कल तो ये अवेलेबल नहीं है, कल तुम ऑनलाइन पढ़ो, फिर क्या और क्या, अब एक बच्चे के लिए तो आऊँगा नहीं कल ना, तुम भी ऑनलाइन पढ़ो और क्या, अभी बच्चे के लिए कहाँ आऊँगा, हाँ ऑफलाइन आ जाओगे, ये आएगा फिर हमें बैकअप लेना पड़ेगा। अगर शेड्यूल बनता है मेरा आने का तो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर से आता हूँ, ये नहीं आएगा कल, जा रहा है ना ये, इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी ऑनलाइन में हम सेमीकंडक्टर पढ़ा देंगे इसको, इसका सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा ना, एक थोड़ा सा बाकी रहेगा। बताना मुझे आप, हाँ क्या कह रहे थे, हाँ हाँ तो करा दूंगा, टेंशन ना लो।